नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राम जी तिवारी और आप देख रहे हैं संकल्प का यूट्यूब चैनल और आपका पसंदीदा कार्यक्रम संवाद लेकर मैं आज आपकी सेवा में उपस्थित हूं। आज हम लोगों के साथ एक बहुत ख़ास मेहमान हम लोगों के साथ हैं और इनका परिचय मैं करा दूं। ये हैं श्री अरविंद जी और ये बलिया के रहने वाले हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई इनकी एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हुई और फिर काफ़ी लंबे समय तक ये एशियान देशों में काम किया इन्होंने और वहाँ से फिर लौटने के बाद भारत में सामाजिक जो कर्म है उसमें जुड़े हुए हैं, अनुवाद का भी काम करते हैं और सामाजिक राजनीतिक जो एक क्षेत्र है उसको उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र के रूप में चुना है। वर्तमान में गोरखपुर में रहते हैं। तो इनसे हम लोग विभिन्न विषयों पे बहुत सारे विषय हैं जिन पे बात करने की इच्छा है, लेकिन फ़िलहाल हम लोग आज जो दुनिया में लोकतंत्र का भविष्य है और भारत में भी जो आप देखते हैं कि ये सबसे एक प्रचलित प्रणाली है जिसे माना जाता है कि 21वीं सदी की कहा जाता है, नेमत जिसे कहा जाता है। तो उस लोकतंत्र के वर्तमान स्वरूप पे, उस लोकतंत्र के इतिहास पे और लोकतंत्र की वर्तमान दशा और दिशा पे और उसके भविष्य को लेके भी कि यहाँ से वो क्या रास्ता अपना अख्तियार होगा और कैसा समय बनेगा, उन सब सारे सवालों पे आज हम लोग इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो स्वागत है आपका और आपने समय दिया इसके लिए बहुत धन्यवाद। और हम लोग जैसा मैंने पहले कहा कि लोकतंत्र पे बात कर रहे थे, तो एक सवाल मन में उभरता है कि इसे करीब 400 साल पुरान पीछे अगर हम जाते हैं तो एक तरह से मोटा मोटी इंग्लैंड की क्रांति से अगर हम देखते हैं इसको, तो जो वर्तमान लोकतंत्र का स्वरूप उभरता है और उसके बाद तमाम दार्शनिकों का सामाजिक समझौते का सिद्धांत आता है। जेएस मिल आते हैं जो स्वतंत्रता की वकालत करते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर आते हैं और हॉब्स लॉ रूसो का सिद्धांत आता है और उसके बाद फ्रांस की क्रांति होती है, अमेरिकी क्रांति होती है। तो वहाँ से जो लोकतंत्र निखरता है उसमें कुल मिला के स्वतंत्रता पे बहुत ज़्यादा जोर होता है और कहा जाता है कि व्यक्ति जो है वो अपना उसको अगर स्वतंत्र रखा जाए तो वो अपना हित जो है वो बेहतर कर लेगा और जिस तरह से वो चलेगा रास्ता, वो कुल मिला के समाज भी एक अच्छे रास्ते पे चला जाएगा। लेकिन फिर वो आगे बढ़ते हुए जब वो आगे आता है तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और फिर समाजवाद की भी अवधारणा सामने आती है और उससे भी कुछ लोकतंत्र सीखता है, कुछ लेता है, फिर कल्याणकारी राज्य के रूप में वो दिखाई देने लगता है आज की डेट में। तो कुल मिला के ये सवाल जो हम ये आपसे जानना चाह रहे थे कि ये जो 300-400 सालों का जो इसकी यात्रा है, तो एक सवाल तो सबसे ये बनता है कि ये क्या वास्तव में विकसित हुआ है या ये एक तरह से कहिए तो चला है लेकिन कहीं ना कहीं गिरते पड़ते हैं और बस अब इसमें कुछ बहुत जान बाकी नहीं रह गई है। तो ये दोनों तरह से चूंकि आरोप भी लगते हैं। लोग कहते हैं कि नहीं इसका विकास भी हो रहा है और लोग कहते हैं कि नहीं इसका विकास तो कम, हमको तो लगता है इसका ह्रास ही हो रहा है। तो ये जो वर्तमान लोकतंत्र है वो कितना लोकतंत्र है? जिस प्रकार से समाज एक जीवंत चीज़ है, उसी प्रकार से समाज की पैदा की हुई कोई भी प्रवृत्तियाँ वो भी जीवंत होती हैं। वो जब पैदा होती हैं तो जिस रूप में पैदा होती हैं उसी रूप में बनी नहीं रहती हैं, वो भी विकास करती हैं। तो लोकतंत्र की बात जैसा कि आपने किया, तो लोकतंत्र ऑफ कोर्स सामंतवाद को पीछे छोड़कर लोकतंत्र स्थापित हुआ। तो लोकतंत्र जब प्रारंभ में समाज में आया तो जिस रूप में वो आया आज उसी रूप में नहीं है, या जो आया उसके 100 साल बाद उसी रूप में नहीं रहा, वो भी विकास होता चला गया। प्रारंभ में डेमोक्रेसी की बात जब ली जाए तो प्रारंभ में डेमोक्रेसी जिस प्रकार की थी उसमें आमतौर पर जो समझाने के लिए बात कही जाती है कि 4 लोग कह रहे हैं कि अमुक चीज़ नहीं होनी चाहिए और 2 लोग कह रहे हैं कि होनी चाहिए, तो 2 लोगों की बात नहीं मानी जाएगी, 4 वाली बात मानी जाएगी। उसमें 2 लोग एक तरह से वंचित हो जाते हैं अपनी राय से। तो डेमोक्रेसी एडवांस की, आगे चल के आगे विकसित हुई और लिबरल डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ी कि भाई बहुमत की राय तो मानी जाए लेकिन अल्पमत को भी महत्व दिया जाना चाहिए। और इस तरह से डेमोक्रेसी ने विकास किया। विकास के साथ साथ इसमें क्षरण भी हुआ। मेरे गुरु जी थे, वो कहते थे
अब्राहम लिंकन का जो प्रमुख उदाहरण है कि डेमोक्रेसी के बारे में कि जनता के द्वारा, जनता के लिए और ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, वो ठीक वही बात वो भी कहते थे, उसमें थोड़ा सा अक्षर बदल देते थे। वो कहते थे कि ये ऑफ द पीपल है, ऑफ द पीपल नहीं है, OFF ऑफ द पीपल है, फॉर द पीपल है, फॉर द पीपल नहीं है। अच्छा, वो दूर है उससे, जनता से। अच्छा, और बाय द पीपल है, बाय द पीपल नहीं है, BYE, लोगों को खरीद लेना। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अगर इसको ठीक उसी रूप में न भी समझा जाए तो उसके में जो तत्व हैं उसको समझते हुए हम आज के समाज को देख सकते हैं कि जैसे चुनाव का उदाहरण ले लिया जाए। चुनाव, डेमोक्रेसी की बात आती है तो सबसे बड़ा उदाहरण बनता है। उसमें समाज गिरते गिरते यहाँ तक चला गया है कि लोग अपना वोट किस किस तरीके से दूसरे को दे देते हैं, जिसमें सिद्धांत एकदम किनारे हो जाते हैं। कभी जाति का, कभी धर्म का, कभी क्षेत्र का, ये सब आधार बनते हैं लोगों के वोट देने के। और लोगों को प्रभावित करने के लिए जो पार्टियां हैं, जो नेता लोग हैं, वो भी ये काम करते हैं इसी तरह से। हाँ, तो इस तरह से ये तो कहा ही जा सके कि डेमोक्रेसी में क्षरण भी हुआ है। लेकिन तो क्या डेमोक्रेसी ने कुछ दिया ही नहीं है? ऐसी बात नहीं है। 100 साल पहले की बात देखी जाए, आज़ादी के समय की बात देखी जाए, 1960 की बात देखी जाए, तो जो समाज में था उससे बहुत आगे गया है समाज। और इस रूप में समाज चूंकि आगे गया है तो लोगों की सुख सुविधाएं भी आगे गई हैं। इसलिए डेमोक्रेसी ने दिया है, उसको आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन प्रश्न ये है कि जो दिया है क्या उतने ही से हम संतुष्ट हो जाए? समाज कभी संतुष्ट नहीं होता। समाज हमेशा आगे बढ़ने के लिए असंतुष्ट रहता है, तभी वो आगे बढ़ता है। तो हमें डेमोक्रेसी के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि जितना है उतना पर्याप्त नहीं है, हमें इससे आगे बढ़ना होगा। समाज, ये जो डेमोक्रेसी है वो अगली डेमोक्रेसी क्या हो, इससे बेहतर डेमोक्रेसी कैसे आए, ये विचारणीय विषय है जिस पर पूरे समाज को चिंतन करना चाहिए। क्योंकि एक बात यहाँ पे ये आती है कि जब हम लोग देखते हैं कि डेमोक्रेसी में जब सुधार की कुछ प्रक्रियाएं शुरू होती हैं, जैसे मैं सबसे एक क्लासिक एग्जाम्पल आता है चुनाव सुधार कि मुझे याद है जब हम लोग अभी पढ़ रहे थे तो उस समय TN सेशन के पहले का दौर मैं याद कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। उसकी स्मृति है कि बूथ से जो है लूट लिए जाते थे और बूथ कैप्चर हो जाते थे और बहुत हिंसा की बहुत भयानक घटनाएं होती थी और कोई किसी का वोट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इस तरह की कंडीशन थी। उसके बाद वो एक सुधार हुआ और अब हम देखते हैं कि अब उस तरह से बूथ नहीं लूटे जाते, अब उस तरह से चुनाव जो है हिंसात्मक भी नहीं होते और एक तरह से शांतिपूर्ण तरीके से, और जो जहां वोट देना चाहता है वो वहां पे वोट जाके दे देता है। तो उतना सुधार तो दिखाई देता है। लेकिन अगर हम उसके परिणामों को देखें कि उससे पहले कौन लोग जीत के आते थे और उसके बाद कौन लोग जीत के आते हैं, तो उसमें कोई बड़ा फर्क नहीं आया है। जैसे अगर आप देखें तो ADR की मैं रिपोर्ट का जिक्र करूं कि 80 के दशक में जितने लोग संसद में या विधानसभाओं में आपराधिक पृष्ठभूमि के थे या जितने लोग पैसे वाले थे, दोनों बाहुबल भी और जिनके पास धन बल भी था, उससे संख्या जो है वो आज अगर आप 2020 और 21 के चुनावों की, किसी भी चुनावों की बात करें, किसी असेंबली चुनाव की बात करें या संसद की बात करें या इवन उससे छोटे भी चुनावों की अगर हम बात करें, तो उसमें संख्या बढ़ ही गई है। तो ये क्या ऐसी क्या स्थिति आ गई है लोकतंत्र में कि जहां वो अपने को सुधारने का प्रयास करता है तो वो सुधार बाहर तो दिखाई देता है, लेकिन मूल रूप से जिस सुधार के लिए वो प्रयास किया जाता है वो दिखाई नहीं देता। जैसे अगर हम ये चाहें कि भाई धनबल वाले लोग इसमें प्रभावशाली न रहें और बाहुबल वाले लोग प्रभावशाली नहीं रहें, तो वो तो लोग 80 के दशक में भी जीत रहे थे, वही लोग आज 2020 में भी जीत रहे हैं। तो उसमें क्या परिवर्तन आया है? अगर आज के समाज की बात किया जाए तो इसमें संभवतः कोई भी व्यक्ति इसमें विवाद नहीं करेगा कि आज का समाज मूलतः और सारतः पूंजीवादी समाज है। जब पूंजीवादी समाज है तो उसकी पूंजीवादी प्रवृत्तियां होंगी पूरे समाज में। समाज की जो संस्थाएं होंगी वो पूंजीवाद की रक्षा के लिए बनाई जाएंगी। उसका संविधान, उसके जो तौर तरीके होते हैं उसके चलाने के,
वो सब उसकी शिक्षण संस्थाएं, उसमें पाठ्यक्रम, ये सब उसी पूंजीवाद की रक्षा के लिए तो होगा। तो अगर अभी इलेक्शन कमीशन की बात आपने किया, टी.एन. शेषन साहब का भी नाम आपने लिया, निश्चित रूप से एक बड़ा कदम था वो। टी.एन. शेषन को बहुत याद रखा जाएगा इतिहास में, लेकिन उसमें जो भी सुधार हुए अंततः दार्शनिक रूप से देखा जाए, हम ये नहीं कहते कि ये एक व्यक्ति, एक इलेक्शन कमीशनर किसी पार्टी विशेष को फेवर करता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन अगर कोई सुधार करता है या उसमें जो परिवर्तन हुए हैं, तो वो अंततः किसकी रक्षा के लिए है? अंततः वो पूंजीवाद की रक्षा के लिए है। तो जब पूंजीवाद की रक्षा के लिए है तो ठीक है, पूंजीवाद तो रक्षित हो गया, लेकिन पूंजीवाद की जो अंतर्निहित कमियां, कमजोरियां हैं, वो तो सामने आएंगी और उसका परिणाम इस रूप में या उस रूप में अभिव्यक्त होगा। तो अगर धन बल, बाहुबल की बात करें तो वो पहले भी होता था, जैसा कि आपने कहा, आज भी हो रहा है, स्वरूप बदला है उसका, लेकिन अंततः वो धनबल और बाहुबल संसद में, मान लीजिए उदाहरण ले लीजिए, संसद में पहुंचता है धनबल के आधार पर या बाहुबल के आधार पर कोई व्यक्ति संसद में पहुंचता है, उसकी पूरी शेपिंग होती है, उसको गढ़ा जाता है और गढ़ कर जो संसदीय प्रणाली में पूंजीवाद की रक्षा करने के लिए जो भी तौर तरीके हैं उसमें वो फिट किया जाता है, उसको काट छांट कर फिट कर दिया जाता है। उसके बाद वो वही सारे काम करता है जो आज के पूंजीवाद की जरूरत है। जैसे 91 के पहले के पूंजीवाद की जरूरत कुछ और थी, 91 के बाद की पूंजीवाद की जरूरत कुछ और है। आज स्पेकुलेटिव कैपिटल के दौर में हम लोग जी रहे हैं, पूंजीवाद का ही दौर है, लेकिन स्पेकुलेटिव कैपिटल यानी सटोरिया पूंजी का दौर है। तो सटोरिया पूंजी की जरूरत यह है कि सट्टेबाजी में सारा पैसा जाए, यानी कानून इस तरह से बने कि आप मजबूर हो, आपको डेमोक्रेसी के नाम पर सब डेमोक्रेटिक होगा, आपको कोई दबाव नहीं डालेगा, लेकिन स्वतः ही आपका धन बहते हुए स्वाभाविक गति से शेयर मार्केट तरफ चला जाएगा। लेकिन ये तो नीतियों का प्रश्न है ना। तो इस रूप में वो बाहुबल से कोई आ रहा है या धनबल से आ रहा है, इलेक्शन कमीशन ने कोई सुधार किया या नहीं किया, ये एकदम महत्वहीन हो जाता है, क्योंकि सबको तो जाके एक खास तरह की मशीन में ढलना है वहाँ, और मशीन में ढल के एक खास तरह का काम करना है जो सटोरिया पूंजी की सेवा कर सके। उसमें हम किसी का नाम लेना नहीं चाहेंगे, लेकिन इसमें कोई भी हम अपवाद के रूप में मैं नहीं देखता। जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जिसे हम वर्तमान में एक ऐसी भी आप देखें कि विचारधारा या शासन प्रणाली लोकतंत्र को माना जाता है, जिसे दुनिया में अगर 200 देश हैं तो 50, 60, 100, 70 देशों में ये लोकतंत्र इस तरह से चल रहा है, और जिसमें अभी नहीं चल रहा है वो देश जो है इसे एक आदर्श के रूप में देखते हैं। और जैसे भारत को एक सबसे बड़ा लोकतंत्र, अमेरिका को सबसे पुराना लोकतंत्र, और कहा जाता है भारत के बड़े चर्चे होते हैं कि भाई जो आज़ादी तीसरी दुनिया के बहुत सारे देशों को एक साथ जो 40 और 50 के दशक में मिली, तो उसमें भारत ही ऐसा रहा जहाँ पे सस्टेन किया, ये डेमोक्रेसी आई और बनी रही। तो एक उदाहरण के रूप में देखा जाता है। और एक तरफ, दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि वो ऐसा लोकतंत्र बन गया है जिसमें आप जो भी सुधार करते हैं वो अंततः जो है वो जिस विचारधारा, जिस पूंजीवाद की विचारधारा के साथ उसको चलना है, वो सारे जो सुधार हैं वो उसी के पास चले जाते हैं। तो इसका मतलब कि क्या ये इसी तरह से चलेगा या इसके आगे कोई रास्ता है, या ये और क्या आपको लगता है यहाँ से और बिगड़ेगा, या कुछ हम इसमें संभावनाएं क्या देखते हैं, क्या हमको क्या आगे दिखाई देता है? डेमोक्रेसी की बात हो या किसी भी और सिस्टम की बात हो, सभी सिस्टम को विकसित होते रहना उसकी नियति है। अगर विकसित नहीं होगा तो स्टैग्नेट करेगा, ठहरावग्रस्त होगा और ठहरावग्रस्त के क्षरण की तरफ जाएगा। तो अगर ठहरावग्रस्त है और क्षरण की तरफ जा रहा है तो समाज का श्रेय तो यह नहीं है, समाज का श्रेय तो उसका आगे जाना है थोड़ा उधर। हाँ। तो ऐसी दशा में अगर डेमोक्रेसी की बात की जाए, जो अभी चल रही है, उसका भविष्य की बात की जाए, तो निश्चित रूप से इससे एक बेहतर डेमोक्रेसी की आवश्यकता है। इस पूरे दुनिया को है, केवल भारत को ही नहीं, बिल्कुल। पूरी दुनिया को। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि सबसे पहले बहुमत अल्पमत की बात है डेमोक्रेसी, फिर लिबरल डेमोक्रेसी हुआ कि भाई अल्पमत को भी इंक्लूसिव होना चाहिए।
बाद में सोशलिस्ट डेमोक्रेसी की बात आई कि सोशलिस्ट डेमोक्रेसी जब तक नहीं आएगी तब तक शोषण तो चलता रहेगा, पूंजीवाद में शोषण होगा, कोई उत्पादक वर्ग होगा और कोई शोषक वर्ग होगा। तो ऐसी दशा में जब पूरे रोग का मूल कारण यह शोषण और शोषित है, तो इसको पूरी तरह से आमूल इसमें कोई सुधार करने की क्या संभावना दिखाई देती है? हमारी समझ से तो नहीं दिखाई देती। तो ये तभी संभव है जब ये शोषण और शोषित की बात को खत्म किया जाए। जब इसकी बात आती है तो लोग कहते हैं कि नहीं, समाज में सब कंपटीशन करें और जो बेहतर हो, उत्तरजीविता का सिद्धांत उसको लागू किया जाए। इसको सोशल डार्विनिज्म कहा जाता है। लेकिन सवाल तो ये है कि डार्विनिज्म सोसाइटी के लिए नहीं बना है, डार्विनिज्म जंगल के लिए, जंगल का नियम है, समाज का नियम नहीं है। उदाहरण देख लीजिए कि समाज में एक लंगड़ा, एक लूला, एक अंधा व्यक्ति भी जीता है और अच्छा जीता है, कोई बुरा नहीं जीता है, और उसको सभी लोग मदद करते हैं। तो अगर जंगल के नियम की बात किया जाए तब तो उसको जीना ही नहीं चाहिए, तो मर जाना चाहिए। तो समाज में डार्विनिज्म नहीं चलता। सोशल डार्विनिज्म एक गलत सिद्धांत है, उसका कभी पक्षधर सामाजिक रूप से वो सही नहीं है जी। तो तब ऐसे में यह कहना कि भाई बकरी और बाघ को एक साथ छोड़ दिया जाए, जो कंपटीशन में जीतेगा वो उत्तरजीवी होगा, तो ये सिद्धांत गलत सिद्धांत है समाज के लिए। अब इसमें देखना ये होगा कि ये शोषण की व्यवस्था कैसे दूर हो। पूंजीवाद तो शोषण की व्यवस्था है ही, और पूंजीवाद की रक्षा करने वाली जो संस्थाएं हैं पूंजीवाद की रक्षा करती हैं, इसलिए इस व्यवस्था में शोषण की व्यवस्था तो दूर होनी नहीं है। शोषण कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ये अलग बात है। हालांकि शोषण पहले से बढ़ा है, परसेंटेज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बढ़ा है और बहुत ज्यादा, कई गुना बढ़ा है। हाँ, मैं यहाँ पे एक आपको टोकूंगा जो आपने कहा कि जैसे मैं अगर कोरोना का ही उदाहरण लूं कि तमाम तरह के आंकड़े हैं पब्लिक डोमेन में कि जो कमजोर लोग थे इस पूरे बीमारी में जो आया और जो आर्थिक भी हमला हुआ, तो सबसे ज्यादा उन्हीं पे उसकी मार पड़ी। जैसे जिसके पास सबसे कम पैसा था और सबसे कम संसाधन थे, उसके वो संसाधन, जो पैसा था, वो जो भी उसके पास था वही छीना, और जिनके पास पहले से ज्यादा था उनके पास और ज्यादा हो गया। जबकि होना ये चाहिए था कि अगर मान लीजिए कि कोई दिक्कत आई है समाज में, तो वो सबके ऊपर जानी चाहिए थी, और जिसके पास ज्यादा है उसके पास ज्यादा दिक्कत जानी चाहिए थी, क्योंकि वो ज्यादा बियर कर सकता था। लेकिन हुआ नहीं, उसको बल्कि फायदा हो गया। तो जो आप कह रहे थे कि ऐसा समाज हम लोगों का बन गया है, या ऐसा ये लोकतंत्र बन गया है कि इसमें कोई भी ऐसी स्थिति भी अगर आती है, कठिनाई की भी, तो उसकी मार जो है वो सबसे नीचे के लोगों पे ही पड़ जाती है। तो जो आप बात कर रहे थे, मैं उसको बीच में रोका, तो ऐसा फिर यहाँ से तो ऐसे लगता है कि कोई तब इसका कोई बहुत भविष्य तो दिखाई नहीं देता। अगर ये सिस्टम रहेगा कि अपने सबसे कम वाले आदमी को ही वो लूट ले, तो ये कितना देर तक चलेगा, ये कैसे चलेगा? यहाँ से फिर आगे का रास्ता क्या है? ये बहुत ही एक दार्शनिक प्रश्न भी है और समसामयिक प्रश्न भी है, दोनों पहलू हैं इस प्रश्न के। आपकी बात को सपोर्ट करते हुए एक आंकड़ा मैं देना चाहूँगा। पिछली बजट में पेट्रोलियम पर सेस लगाया गया, और सरकार ने कहा कि कोरोना का जो संकट है उससे जो क्षति हुई है उसकी भरपाई करने के लिए सरकार सेस लगा रही है पेट्रोलियम पर। 1,98,000 करोड़ रुपए का सेस लगा। अब उस सेस की बात की जाए, पेट्रोलियम का जो खरीदार हैं वो तो सबसे निचले तबके के लोग हैं, मध्य वर्ग और निचले तबके के लोग हैं, यानी आम जनता कह लिया जाए। आम जनता से उस सेस वसूला जा रहा है, और उस वसूली से कोरोना की भरपाई की जा रही है, उसकी क्षतियों की। उसका प्रभाव क्या हो रहा है कि तेल 200 रुपये किलो हो गया, सरसों का तेल, अन्य चीज़ें बहुत महंगी हो गई। और दूसरी तरफ प्रभाव क्या हुआ कि निफ्टी जो शेयर सूचकांक है वो 16,250 से ऊपर चला गया। अडानी की कुल संपत्ति 500% बढ़ी है, इंक्रीज कर गई। अपने देश का उदाहरण ये हो गया। एलन मस्क अमेरिका का उदाहरण, 540% उसकी संपत्ति बढ़ी है। तो अगर बढ़ी है तो पूरी सोसाइटी में वेल्थ तो कांस्टेंट है, तो कहीं से खिसक कर कहीं गया है। तो तब इसमें न अडानी दोषी हैं न मस्क दोषी हैं। बात यहाँ पर है कि पूंजीवाद जब भी होता है तो उसमें कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, क्योंकि शोषण होता है तो कंसंट्रेशन इकट्ठा हो के कंसंट्रेशन होगा। कुछ व्यक्तियों के पास, कुछ इलाके, वो कंसंट्रेशन उसकी नियति है।
तो ये हो रहा है। अब इसमें जो सबसे निचले तबके के लोग हैं सबसे बुरी मार झेलते हैं, तो निश्चित रूप से उसकी सबसे बुरी मार इस रूप में आती है कि बेरोजगारी की बात ले ली जाए तो बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है, भयानक रूप से। अब इसके भविष्य की बात की जाए तो समाज जब भी संकट में आता है तो उसका समाधान करने के लिए जो संकट में होता है वो कुछ कुलबुलाता है और वहाँ से संकट की शुरुआत, समाधान की शुरुआत होती है। वो बहुत शांतिपूर्ण भी होता है, कभी कभी शांतिपूर्ण नहीं भी होता है, लेकिन समाज कभी अशांति में नहीं रहना चाहता, समाज अंततः शांति चाहता है। तो अब आगे आने वाले समय में वो अशांति या शांति क्या होगा, किस रूप में होगा, ये देखना होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगले 15-20 वर्षों में अगर यही स्थिति रही तो जन आंदोलनों का एक सिलसिला प्रारंभ होने की संभावना दिखाई दे रही है। और अगर वो प्रारंभ होगा तो इस डेमोक्रेसी में मांगने वाले को कुछ न कुछ आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, इस शासन करने वाले लोगों को, और तब एक समाज और थोड़ा बेहतर की तरफ जाएगा। और हो सकता है कि कुछ और शक्तियाँ समाज में पैदा हों जो समाज को और आगे ले जाए, जिसे समाज शोषण मुक्त हो। एक बात जो यहाँ पे आती है कि जिसे अगर हम समाजवादी लोकतंत्र की, जिसे हम परिकल्पना कहते हैं, या कहते हैं कि एक समाजवादी गणराज्य की तरफ ये जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं है, और यहाँ से वो व्यवस्था आती जिसमें जो इक्वलिटी ज़्यादा होती, स्वतंत्रता होती, लेकिन समानता और न्याय की जो चीज़ है वो ज़्यादा डोमिनेंट रूप से होती, तो वो कुल मिला के हमें समाजवाद की तरफ आकर्षित करता है और उधर की लेके जाता है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल तुरंत आ जाता है कि, और बहुत सारे बाज़ दफ़ा लोग, तमाम मित्र लोग भी पूछते हैं कि अब आप उस विचारधारा की क्या बात करते हैं, वो तो अब है नहीं, उसका अस्तित्व खत्म हो गया और वो पुराने समय की बात हो गई। आप दुनिया में कहीं भी देखिए उसकी क्या स्थिति है, राजनीतिक रूप से भी और वैचारिक रूप से तो जरूर है, लेकिन वो भी अब बहुत मतलब उस तरह से बात नहीं होती है जो एक दौर था समाजवाद को लेके जिस तरह की बात होती थी। तो क्या उस व्यवस्था को हम ये माने कि ये जो व्यवस्था बन रही है और यहाँ से जो ऊब पैदा होगी, उस व्यवस्था को समाजवादी कोई व्यवस्था रिप्लेस कर पाएगी या कुछ और नया शेप लेगा, या समाजवादी व्यवस्था पे हम फिर से ट्रस्ट कर सकते हैं, या जो पहले वाली थी वो वास्तविक नहीं थी, जो आएगी वो वाली वास्तविक होगी और उस पर हम भरोसा करें? ये प्रश्न बार बार इस रूप में आता है कि समाजवाद मर गया। इतिहास का अंत नाम की एक किताब भी लिखी गई जी, फुकुयामा की जी, और इसमें यही चर्चा किया जाता है कि भाई समाजवाद तो मर गया और ये डेड व्यवस्था है, डेड विचार है, ये ऑब्सोलीट हो चुका है, समाज से जा चुका है। मैं ऐसे लोगों से यह अपील करना चाहूँगा कि इतिहास को थोड़ा सा याद किया जाए। इंग्लैंड में स्टुअर्ट वंश था, चार्ल्स प्रथम, और तब पूंजीवाद आया। 1660 में चार्ल्स प्रथम की हत्या की गई और पूंजीवाद सत्ता में आया। लेकिन स्टुअर्ट वंश अपना प्रयास छोड़ा नहीं। चार्ल्स द्वितीय आया और उसने सत्ता पर कब्जा कर लिया। 1640 में उसकी हत्या हुई थी, 1660 में उसने कब्जा कर लिया। फिर 1688 में पूंजीपति वर्ग ने फिर से आंदोलन किया और गौरवपूर्ण क्रांति जिसको कहते हैं, और वो तब से पूंजीवाद स्थापित हुआ, तो फिर गया नहीं। एक उदाहरण इंग्लैंड का, एक उदाहरण फ्रांस का लिया जाए। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई। 1814 में फ्रांसीसी क्रांति जो है विफल हो गई और सामंतवाद ने पुनर्स्थापना कर लिया। तो 1840 में फिर से जब पूंजीवाद आया, तब से सामंतवाद फिर से नहीं आया, तब पूंजीवाद ही रहा और विकसित होता चला गया। जैसे 1860 में, 1880 में जैसा पूंजीवाद था वैसा ही बाद में नहीं रहा। 1789 के बाद से तो विकसित होता चला गया। उसी तरह से किसी व्यवस्था को सोचना चाहिए कि समाजवाद आया तो समाजवाद क्या पहली बार में ऐसे सफल हो जाएगा? मैं इसको अवैज्ञानिक बात समझता हूँ ना, वो सफल नहीं हो सकता। बच्चा कोई बड़ा होना शुरू होता है तो पहले खड़ा होता है, गिर जाता है, लेकिन खड़ा होने का प्रयास वह नहीं छोड़ता। माता पिता उसको खड़ा होने का हमेशा कोशिश करते हैं कि खड़ा हो, और तब वो खड़ा होने लगता है। फिर इतिहास के कुछ और भी उदाहरण लिए जा सकते हैं।
जब 71 ईसा पूर्व में स्पार्टकस के नेतृत्व में गुलामों ने विद्रोह किया तो गुलाम तो हार गए, लेकिन क्या गुलामों की व्यवस्था बनी रही? कालांतर में समाप्त हो गई। फ्रांसीसी क्रांति का उदाहरण ले लिया जाए। 1789 के बाद 1814 में पूंजीपति वर्ग हार गया, लेकिन अंततः सामंतवाद का क्या हुआ, या इंग्लैंड में ही सामंतवाद का अंततः क्या हुआ, वो समाप्त हो गया और एक नई व्यवस्था आई। मैं कहता हूँ कि अगर कोई ये कहे कि समाजवाद मर गया तो मैं इसको बहुत गंभीरता से नहीं लेता। कारण ये कि ये फ़ोन तो बहुत विकसित फ़ोन नहीं है, एंड्रॉयड फ़ोन आजकल आ रहा है। ये एक उदाहरण है। ये फ़ोन आया कैसे? अगर इसका इतिहास देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि समाजवाद मरा नहीं है, समाजवाद जिंदा है और हमारे रोम रोम में जा चुका है। किसी व्यवस्था का आप जरूर कह सकते हैं कि अब सत्ता में नहीं है, ये बात ठीक है, लेकिन हमारे रोम रोम में उसकी प्रवृत्तियां हैं। स्पुतनिक नहीं छोड़ा गया होता तो क्या स्पेस टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी होती? और क्या स्पुतनिक समाजवाद नहीं छोड़ा? क्या समाजवादी प्रयासों से ये नहीं हुआ? तो जब एक टेक्नोलॉजी आई तो उसने दूसरी टेक्नोलॉजी, तीसरी टेक्नोलॉजी और को भी प्रेरित किया, और इस तरह से टेक्नोलॉजी हमारे रोम रोम में, हमारे घर घर में आ गई। आज हम जिस प्रकार के टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, एक छोटा से छोटा बालक भी प्रयोग कर लेता है, गरीब से गरीब आदमी भी ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है। वो एक बार समाजवाद आ चुका है और उसने समाज को ठेल कर बलपूर्वक विकसित कर दिया, आगे बढ़ा दिया, जिसके कारण से हमारी आज ये स्थिति, इतनी अच्छी स्थिति है पूरी मानवता की। तो समाजवाद मर गया ये कहना राजसत्ता के रूप में ठीक है। हाँ, सही बात यह है कि समाजवाद का पहला दौर समाप्त हो चुका है, ये सभी को स्वीकार करना चाहिए। अब दूसरा दौर आएगा, जब आएगा तब आएगा। अब ये संक्रमण का काल है। संक्रमण का काल बहुत पीड़ादायी होता है, उसमें दूसरी प्रकार की शक्तियां दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन समुद्र की तलहटी पर 1,20,000 भूकंप एक साल में आते हैं जो पता नहीं चलते, लोगों को पता नहीं चलता है। लेकिन वो जिस तरह से समुद्र भीतर से उफनता रहता है, समाज भी भीतर से उफलता रहता है, वो ऊपर से पता नहीं चलता। वो क्या रूप लेगा, किस रूप में वो सामने आएगा, ये कहना कठिन है। भविष्य के बारे में कोई ऐसी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन यह तो निश्चित है कि कोई ना कोई ऐसा स्वरूप ग्रहण करेगा ये समाज, जिससे कि समाज आगे बढ़ जाएगा, फिर से झटके से आगे बढ़ेगा। क्वालिटेटिव चेंज, क्वांटिटेटिव चेंज पहले होता है, यानी मात्रात्मक विकास, और फिर छलांग लगाकर गुणात्मक विकास में बदल जाता है। इस प्रकार से कोई परिवर्तन होगा। कब होगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन यह सुनिश्चित है कि एक नई व्यवस्था आएगी, नाम उसका चाहे जो भी दीजिए, एक नई व्यवस्था आएगी। और जो व्यवस्था चल रही है वो चल नहीं सकती, क्योंकि यह व्यवस्था तो धन का या पूरी संपत्ति का संकेंद्रण करती है। इससे दूसरे लोग, जो नीचे के लोग हैं, उससे वंचित हो जाते हैं। ये स्वस्थ समाज नहीं हो सकता ऐसा। तो और समाज ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो अस्वस्थ रहे, वो स्वस्थ होना चाहेगा। नहीं, हम सब लोगों की ये इच्छा है कि जो भी एक विवेक सम्मत जो भी आदमी है वो यही चाहता है कि एक बेहतर समाज का सपना जो है उसकी आंखों में हमेशा तैरता रहता है, और चाहता भी है कि एक ऐसा समाज हो जो समतामूलक हो, जो न्यायप्रिय हो, जहाँ पे व्यक्ति स्वतंत्रता भी हो, लेकिन स्वतंत्रता के साथ साथ एक ऐसी चीज़ हो जो सबके लिए कम से कम जो मिनिमम जो चीज़ें हैं वो तो सबसे ज़रूरी हैं, और समाज के रूप में जो बहुत सारी विकृतियाँ दिखाई देती हैं वो कम हो, ख़त्म हो। तो ये सब तो सपना सबका रहता है। तो इन सब चीज़ों के साथ आप आए और हम लोगों से आपने आज बातचीत किया, और बहुत सारे विषयों पे हम लोग चाह रहे थे, और आप आते रहेंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे कि और समय में और विषयों पे बात करते रहें। तो पहले तो आज आप आए, इसके लिए बहुत शुक्रिया, और आपने समय दिया। फिर हम दोस्तों अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे, तब आपसे बात होगी। ये बातचीत आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रियाएं हमें ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए नमस्कार।